दोस्तों, क्या जब आप कपड़े पहनते हैं और अपना हाथ ऊपर करते हैं तो क्या आपके हाथ में दर्द होता है? या आप जब जब हाथ पीछे लेकर के जाते हैं तो हाथ में दर्द होता है? या आप जानते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना 5% ज़्यादा होती है? और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी आपके शोल्डर जाम हो गया हो तो क्या हम ये सोचते हैं कि क्या वो सर्जरी के बिना ठीक भी हो सकता है? आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करेंगे हमारे मित्र और गेस्ट डॉक्टर आदेश शर्मा सर के साथ। सर ऑर्थो के डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन हैं और आज इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको देने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद, नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल लोग कंधे के दर्द से परेशान होते हैं और समटाइम्स लोग बोलते हैं कंधे में दर्द है और समटाइम्स बोलते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फ्रोजन शोल्डर और नॉर्मल कंधे के दर्द में क्या डिफरेंस होता है? फ्रोजन शोल्डर या कंधे में दर्द होना आजकल एक बहुत आम समस्या है जिसको कि अर्बन लोग जो कि शहरों में रहने वाले लोगों को बहुत नॉर्मली झेलना पड़ता है। तो एक तो आपके कंधे में दर्द होता है और एक आपके फ्रोजन शोल्डर के अंदर भी आपके कंधे में पेन होगा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कंधे में सिर्फ दर्द ही दर्द है, कोई और कारण से, या फिर फ्रोजन शोल्डर है? तो फ्रोजन शोल्डर में आपके कंधे के मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ओके। आपको हाथ उठाने में दिक्कत होगी, मूवमेंट्स करने में दिक्कत होगी, बाल काटने में दिक्कत होगी। तो इन सब चीज़ों का मतलब है कि आपके कंधे में जब जाम हो जाता है तो इसका मतलब आपका फ्रोजन शोल्डर है। बाकी कंधे में दर्द के तो कई कारण हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है और भी कई कारण है जिसके कारण की चोट के कारण भी दर्द हो सकता है। ओके, तो ये सर फ्रोजन शोल्डर का मतलब बेसिक रीजन क्या होता है, क्यों जाता है? फ्रोजन शोल्डर तब होता है जब हमारा जो शोल्डर जॉइंट के अंदर कैप्सूल होता है वो श्रिंक कर जाता है या टाइट हो जाता है। जब हमारा कैप्सूल टाइट हो जाता है तो हमारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और फिर हमें हाथ उठाने में और अपने डे टू डे केयर की जो चीज़ें होती हैं करने में फिर हमें दिक्कत आती है। अच्छा, तो क्या ये दोनों शोल्डर्स में एक साथ होता है या एक एक करके ही होगा? ये डिपेंड करता है, ज़्यादातर एक ही कंधा इफेक्ट होता है एक टाइम में जी। लेकिन कुछ लोग जो प्रीडिस्पोज होते हैं कंधे की फ्रोजन शोल्डर के लिए, जैसे कि जिसको किसी को डायबिटीज है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है या फिर कोई जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है अनरेगुलेटेड और जिसके अंदर चोट लगने के चांसेस होते हैं, ऐसी कंडीशनों में कभी कभी दोनों कंधे भी इफेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मली यूजुअली सिर्फ एक कंधा ही इफेक्ट होता है ज्यादा। राइट। आपने सर छोटा सा टर्म अभी यूज किया, कंधे में कैप्सूल होता है, तो क्या आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और हर जॉइंट के अंदर उसको कवर करता हुआ एक कैप्सूल होता है जी, जो कि उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जी। कंधा क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसके अंदर की आप मल्टीपल लेवल्स पे आपके मूवमेंट्स होते हैं, काफी हर डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैप्सूल के साथ साथ आपको कुछ रोटेटर कफ मसल्स भी होती हैं जो आसपास हमारी मसल्स होती हैं, 4 मसल्स होती हैं जिसके कि टेंडन्स वगैरह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वरना ये कंधा अनस्टेबल हो सकता है और निकल सकता है क्योंकि हम इससे बहुत हैवी चीजें भी उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब चीज करते हैं। तो कैप्सूल बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और वो हर जॉइंट्स के अंदर होता है। हर जॉइंट जो भी जॉइंट है बॉडी के अंदर उसका एक कैप्सूल होता है। लेकिन कंधे के कैप्सूल के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको यूज नहीं करें, एक ही पोजीशन में रखते हैं तो कभी कभी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, उसके कारण फिर हमें स्टिफनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा सर, ये जनरली किस एज ग्रुप के लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है? अमूमन ज्यादातर देखा गया है कि 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को ये समस्या देखी जाती है और वो भी महिलाओं में थोड़ी ज्यादा अपेक्षित देखी जाती है। ओके। जैसे मैंने बताया, जो डायबिटिक है या फिर जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर, जैसा अभी आपने कहा कि महिलाओं को होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, बट हमारी महिलाएं तो बड़ी एक्टिव होती है, वो घर में रेगुलर काम करती रहती हैं, तो ज्यादा काम करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है या अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में रखने की वजह से होती है? नहीं, ये काम से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपने जैसे पूछा ना किन में ज्यादा चांसेस होने के चांसेस हैं, ओके, हाँ। तो रिलेटिवली देखा गया है, स्टडीज में देखा गया, प्लस देखा गया क्लिनिकली भी कि मिडिल एज फीमेल्स के अंदर एज प्रोन टू आप देखेंगे कि उनको थोड़ी सी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी होती है। जब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, ओबेसिटी और इन सब चीजों के साथ जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके साथ
हम शोल्डर की फ्रोजन शोल्डर की भी हम दिक्कत देखते हैं। राइट। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर के मेजर रीजंस क्या है? क्या कारण है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है? फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत कॉमन रीजन तो यही है, जैसे आपको अगर कंधे में चोट लगती है, सपोज करें कोई फ्रैक्चर हुआ या चोट लगी है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको इमोबिलाइजेशन देता है, इमोबिलाइजेशन करता है, आप हाथ को स्लिंग में रखते हैं या फिर कोई प्लास्टर लगा है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके कंधे के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपका कैप्सूल श्रिंक कर जाता है, टाइट हो जाता है। तो उसके बाद जब आप हाथ को मोबिलाइज करेंगे या फिर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टिफनेस महसूस होगी। तो ये एक कारण है। प्लस इसके अलावा अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई चोट वोट लग जाती है उसके कारण भी हो जाता है। और भी कई कारण हैं जिसके कारण हमारे कंधों में दर्द हो सकता है। डायबिटिक लोगों को बहुत कॉमनली फिजिबल, अगर वो मूवमेंट्स नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और डायबिटीज अगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है तो उनको भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा सर, जिम और मोबाइल ये कैसे विलेन है फ्रोजन शोल्डर के लिए? जिम के अंदर ये होता है कि हमें शोल्डर की इंजरीज होने का चांस रहता है। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करके और प्रॉपर गाइडेंस में या फिर प्रॉपर आप केयर के साथ अगर आप वेट्स वगैरह उठाते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको शोल्डर इंजरीज नहीं होंगी या फिर फ्रोजन शोल्डर नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि अगर आप अनरेगुलेटेड कर रहे हैं या फिर आपने ओवर एंथुजियाज्म में आपने ज्यादा वेट्स के साथ कर लिया और शोल्डर में आपको चोट आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हल्के से माइल्ड वियर एंड टियर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि आप रेस्ट देते नहीं है बॉडी को। अगले दिन आप फिर जिम चले आते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपके जॉइंट्स के अंदर थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, टियर एंड वियर हो जाता है और ग्रेजुअली करके वही आपको आगे चल के ये फ्रोजन शोल्डर में चेंज हो सकता है। राइट। और आप बहुत मोबाइल देखते हैं या फिर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपका पोस्चरल हो सकता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप मूवमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये होता है कि आप प्रॉपर मस्कुलेचर नहीं है, प्रॉपर आपके मूवमेंट्स नहीं है। और अगर आप बहुत टाइम अगर एबनॉर्मल पोजीशंस के अंदर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर फ्रोजन शोल्डर या फिर प्रॉब्लम शोल्डर की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का जॉब है, तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी आईज के लेवल पे होनी चाहिए, आपके एल्बोज वगैरह प्रॉपर रेस्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हवा में रखें। और हर आधे एक घंटे के ऊपर आप ग्रेजुअली मूव करके अपने जॉइंट्स वगैरह को चलाना, पीठ को और ये सब चीजों को अपने आप को थोड़ा बहुत मोबिलाइज करते रहें। ये नहीं कि एक ही पोजीशन में आप लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहें। राइट। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस, ये दो टर्म है, ये होता है, तो क्या उस केस में फ्रोजन शोल्डर होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर कई बार रेडिएट करके पेन हमें शोल्डर में भी महसूस हो सकता है जी। कई लोग हमारे पास ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जिनको कंधे का दर्द है, लेकिन हम बाद में पता लगाते हैं कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो कंधे का दर्द जो कि सर्वाइकल के कारण हो रहा है या फिर फ्रोजन शोल्डर के कारण है, वो थोड़ा अलग चीज। ओके। क्योंकि देखिए फ्रोजन शोल्डर में मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके मूवमेंट्स ही रेस्ट्रिक्ट हो जाए। अगर आपका कंधा ही आपका मूव नहीं कर रहा है तो वो फ्रोजन शोल्डर है। सर्वाइकल के कारण अगर आपको पेन हो रहा है कंधे के अंदर या कंधे से नीचे भी जा सकता है, हाथ तक रेडिएट कर सकता है, तो उस कंडीशन में आपके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आप हाथ अपने चला सकते हैं, कंधा चला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर ने कि अगर और कोई पेन है तो आप अपने हाथों को आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप अपने हाथ को पीछे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं, बट अगर फ्रोजन शोल्डर है तो आपके हाथों के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आता हूं सर मैं, कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको आपने बताया फ्रोजन शोल्डर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो उनको ऐसा क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि उनको फ्रोजन शोल्डर्स ना हो? हाँ, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने कंधे के रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जी। कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि पेंडुलम एक्सरसाइजेस हैं या फिर वॉल क्लाइंबिंग है, ये एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं। बाकी अगर बाकी रेंज ऑफ मोशन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप कंधे के चारों तरफ मूवमेंट्स करते हैं, डिफरेंट आसन्स वगैरह में भी बताया गया है। और डायबिटीज को प्रॉपरली, शुगर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करके रखें, क्योंकि शुगर लेवल्स हाई हैं और अगर आप ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके जॉइंट्स के अंदर यानी कंधे के अंदर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ओके, राइट। अच्छा सर, इंजरी के बाद जैसा आपने बताया कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, मोस्टली अधिक हो जाता है,
तो उस केस में फिर किसी पर्सन को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या आगे का उसका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? अब इसीलिए कि अब फ्रोजन शोल्डर वगैरह, फ्रोजन शोल्डर नहीं, एज सच स्टिफनेस बोला जाएगा इसको जी। तो कभी भी हम इमोबिलाइज करके रखते हैं कोई भी जोड़ को, तो उस कंडीशन के अंदर वो जोड़ के अंदर स्टिफनेस आ ही जाएगी, चाहे आप कोई भी जोड़ हो। अगर हम उसको मूवमेंट नहीं दे रहे हैं और किसी तरीके से हमने स्प्लिंटिंग कर दिया, प्लास्टर कर दिया या ऑपरेट करके उसको हमने बांध दिया है, तो उस कंडीशन में कुछ समय के बाद उसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। और स्टिफनेस का वही है कि कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर के कारण, जो मैंने आपको बताया। तो हर जॉइंट को हमें खोलना पड़ता है, उसी तरीके से शोल्डर को भी मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक इमोबिलाइजेशन नहीं करें। इसीलिए आजकल अगर फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह, ऑर्थोपेडिशियंस आपको ऑपरेट करने के लिए डेफिनेटिव फिक्सेशन के लिए बोलते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि अगर आपकी जो हड्डी टूटी है वो जॉइंट के आसपास है, तो उस कंडीशन में अगर हम प्लास्टर लगाते हैं या फिर हम बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइजेशन देके उसका इलाज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जॉइंट आपका स्टिफ हो जाएगा। और जॉइंट स्टिफ, अगर आपकी हड्डी जुड़ गई लेकिन जॉइंट में अगर मूवमेंट नहीं है तो वो आपके लिए कोई पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए आजकल हम बोलते हैं कि अगर हमारा मेन उद्देश्य है कि हम फ्रैक्चर को फिक्स कर दें बाय ऑपरेटिव मींस, प्लेटिंग, नेलिंग वगैरह कुछ भी करके, और हम जॉइंट को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सकें। अगर हम जॉइंट को मोबिलाइज कर देंगे जल्दी तो उसमें स्टिफनेस नहीं है। और यही जो सिचुएशन है वही कंधे के अंदर भी होती है। इसलिए अगर कंधे के आसपास भी अगर हमें चोट लगी है तो अगर फ्रैक्चर वगैरह है तो हम उसको जल्दी से जल्दी उसको फिक्स करके मोबिलाइजेशन चालू करते हैं। और अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर वियर एंड टियर है तो उसके अंदर मिनिमल इमोबिलाइजेशन देके अर्ली मूवमेंट स्टार्ट करना हमारा एक वो होता है, टारगेट होता है। और अगर इन केस अगर थोड़ी स्टिफनेस आ भी गई है तो उस कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी पड़ती है। राइट। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर की क्या मल्टीपल स्टेजेस होती है? फ्रोजन शोल्डर को जनरली 3 स्टेज में बोला जाता है। एक फ्रीजिंग, फ्रोजन और थॉइंग स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपको पेन महसूस होगा, स्टिफनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है लेकिन पेन महसूस होगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्टिफनेस होगी, इसको फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। फ्रोजन स्टेज के अंदर आपका कंधे के अंदर एज सच पेन कम हो जाएगा लेकिन स्टिफनेस है। अब आप हाथ को उठा नहीं पाएंगे, मूवमेंट्स आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ओवरऑल आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये फुली आपका फ्रोजन शोल्डर की स्टेज आ गई है, जिसके अंदर की मैंने बताया ना, पेन थोड़ा कम होता है लेकिन लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स। थॉइंग स्टेज में ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी जो स्टिफनेस है, जो मूवमेंट्स का रेस्ट्रिक्शन है, कम होते जाता है और फिर ग्रेजुअली करके आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये तीसरी स्टेज है। राइट। अच्छा सर, वैसे तो हमने आंसर दे ही दिया इस चीज का, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसको नॉर्मल पेन है या फ्रोजन शोल्डर? तो अगर फ्रोजन शोल्डर है जी, अच्छा, आप अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर देखेंगे जी, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी और पेन, देखिए पेन कंधे में पेन होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो सर्वाइकल है जो मैंने आपको बताया जी, टीयर एंड वियर है, आपको चोट लग सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस के कारण हो सकते हैं, या फिर आपके रोटेटर कफ में, यानी जो मैंने आपको बताया ना मसल्स जो थे रोटेटर कफ मसल्स, उसमें कोई चोट आ जाए, या फिर सर्वाइकल के कारण बता ही दिया, और फ्रोजन शोल्डर के कारण भी पेन हो सकता है। ये सब चीज जो कारण है जिसके कारण की, और एक टेंडिनाइटिस भी होती है, टेंडन्स की शीथ में सूजन आ जाती है, टेंडिनाइटिस, उसके कारण भी पेन हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं इसके अंदर, और फ्रोजन शोल्डर को डिफरेंशिएट करने का एक बहुत बड़ा फीचर ये है, इनमें पेन जो होगा तो आपको पेन मूवमेंट्स के साथ भी पेन हो सकता है और वैसे भी पेन हो सकता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर का पेन इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि उसके अंदर आपको ग्रेजुअली लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स भी साथ में महसूस होगी जी। आप अब मूवमेंट्स तो किसी को पेन हो रहा है तो वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के स्टिफनेस और बाकी पेनों के स्टिफनेस में ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की पेन में आदमी अपने आप भी नहीं कर पा रहा और डॉक्टर भी नहीं उसके मूवमेंट करवा पाएगा, क्योंकि वो स्टिफ है, हो ही नहीं पाएगा। और अगर कोई और कारण से पेन हो रहा है, उस कारण से पेशेंट तो अपना पेन हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर अगर उठाना चाहेगा तो उठा सकता है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसको डेफिनेटिव फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में तो आपका जॉइंट यानी शोल्डर उठेगा ही नहीं, बाकी पेन में उठ तो जाएगा लेकिन पेनफुल होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है कि कोई और कारण से पेन हो रहा है। अच्छा सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ये क्वेश्चन मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। कि जैसे जिसके
पेन है और वो अगर खांसता भी है तो ये बड़े शोल्डर में बड़ी खिंचावट सी महसूस होती है, पेन होता है, तो उसका कारण क्या है? वो इसी चीज का रीजन ही है या हम इसको डायरेक्ट कहीं हार्ट डिसीज या इनसे भी रिलेट कर सकते हैं? अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है तो कभी कभी हार्ट का पेन लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है। ओके। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आप एज है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह फैमिली में है और आपको जैसे और कोमॉर्बिडिटीज होती है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और डायबिटीज वगैरह जैसी हैं प्रॉब्लम्स, और आपको शोल्डर पेन हो रहा है तो एक बार कार्डियक इवैल्यूएशन कराना जरूरी है। किसी को खांसी है, खांसी के साथ तो अगर आपको शोल्डर में स्टिफनेस है, पेन है, आप खांस रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहा है, जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके कारण तो पेन आपको हो सकता है, पेन एग्रेवेट भी हो सकता है। लेकिन वो चीजें तो मैनेज हो सकती है, लेकिन कार्डियक एक पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो उस कंडीशन में आप बेटर है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, खांसी भी हो रही है, पेन भी हो रहा है लेफ्ट शोल्डर में, और अगर आप इन सब चीजों से, जैसे मैंने आपको डिफरेंट कारण बताए, अगर आपको लग रहा है कि ये कारण नहीं, मुझे गर्दन में दिक्कत नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप एक कार्डियक को भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माने और दिखाना चाहिए, बिल्कुल इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर के आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्या क्या मेथड अवेलेबल है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर की डायग्नोसिस तो बेसिकली क्लिनिकल ही होती है जी। उसके अंदर हम जब एग्जामिन करेंगे तो उससे ही हमें पता लगता है कि फ्रोजन शोल्डर है, और इसको करने का एक बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर आप बहुत कॉमनली ज्यादातर लोगों को क्या दिक्कत आती है, सब फ्रोजन शोल्डर का सबसे पहले जो सिम्टम महसूस होता है उनको ये महसूस होगा कि वो पीछे वाली जेब तक उनका हाथ नहीं जा रहा है, पीछे वो स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, बाल काटने में दिक्कत आती है, कपड़े बदलने में पेन होता है, दिक्कत आती है, कंधे में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब अर्ली साइंस है जिससे पता लगता है कि आपको कंधे में प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है। तो आपको उसी कंडीशन में जाके एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आपका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, फिजियोथेरेपी हो जाएगी, तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। क्या विटामिन डी या B12 की कमी की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर के कारण होते हैं? विटामिन डी या विटामिन B12 के कारण जनरलाइज आपको वीकनेस हो सकती है। ओके। और उसके कारण क्या है कि मसल्स के भी टोन वगैरह कम हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरीली हो सकता है, लेकिन मेन कॉज नहीं है कि इसके कारण आपको फ्रोजन शोल्डर होगी। ओके। लेकिन हाँ, इसके कारण आपको जनरल लेथार्जी, जॉइंट्स पेन, बोन पेन्स हो सकता है, तो एक शोल्डर पेन भी उसके साथ एसोसिएट हो सकता है। ओके। अच्छा सर, ये बताएं, एक्सरे और MRI किस कंडीशन में जरूरी होते हैं? एक्सरे और MRI भी आप करा सकते हैं। एक्सरे ज्यादातर हम लोग तब कराते हैं जब हमें जॉइंट के अंदर आर्थराइटिक पेन वगैरह, आर्थराइटिस के कारण अगर पेन हो रहा है तो आर्थराइटिस पता लगाने के लिए हम करते हैं। और MRI का रोल होता है जब हम सोच रहे हैं कि कोई चोट लगे, रोटेटर कफ के अंदर कोई इंजरी है, तब आपको क्या कहते हैं, MRI एक यूजफुल टूल है। ओके। सिर्फ फ्रोजन शोल्डर के लिए MRI या फिर एक्सरे की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, क्या और कोई ऐसा टेस्ट होता है मतलब जिसको हमें कराना चाहिए इन चीजों के लिए, फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन के लिए? शोल्डर पेन के लिए क्लिनिकली हम लोग डायग्नोसिस ज्यादातर बना लेते हैं। इवन आपकी अगर कोई रोटेटर कफ की चोट भी है या फिर आर्थराइटिस भी है तो हम क्लिनिकली कर सकते हैं, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और कंफर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI रहता है। MRI। ओके। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो फ्रोजन शोल्डर के बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं? फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट ट्रीटमेंट तो देखिए, फिजियोथेरेपी मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। ओके। आपको फिजियोथेरेपी के बिना आप अपने शोल्डर के मूवमेंट्स को दोबारा से अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपके साथ पेन भी एसोसिएटेड है तो पेन किलर्स आप शुरुआत की स्टेज में ले सकते हैं। पेन किलर्स के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करें, और फिजियोथेरेपी आप लगातार रखें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की कंप्लायंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत स्लोली आते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, तो लोग बाग उम्मीद छोड़ देते हैं। ओके। कि फिजियोथेरेपी से मुझे कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको रेगुलर कंप्लायंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, और रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। जी। लगभग सर कितने दिन में फिजियोथेरेपी का इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है और हमें कितने दिन तक लेनी चाहिए? देखिए, फ्रोजन शोल्डर को रिकवर करने में टाइम लगता है। ओके। और कभी कभी 4 से 6 महीने का भी टाइम लग जाता है पूरी तरीके से सही करने में।
तो आप फ्रोजन, अगर आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं और अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। मैं तो ये तब बोल रहा हूँ कि कभी कभी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आगे बढ़ जाता है, और भी लंबा चल सकता है फ्रोजन शोल्डर को सही होने में, और ज्यादा भी टाइम लग सकता है। Okay. लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की गाइडेंस में कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी आप प्रॉपर ले रहे हैं, प्रॉपर आपकी कंप्लायंस है, तो आप लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप तब भी कुछ मान के चलें 2 से 4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। अच्छा सर, फिजियोथेरेपी में कौन सी एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें? फिजियोथेरेपी के अंदर आपको हम थेरेपीज के अंदर हम आपको कई मशीनों के से भी करते हैं, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो वही रहेगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपने देखा होगा पहिया होता है और पुलीज वगैरह होती हैं, जिसके थ्रू हम रेंज ऑफ मोशन आपके यानी कि जॉइंट्स के, शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। इवन आपको वो घर पे भी आपको एक्सरसाइज बताएंगे जो कि करनी होती है, जैसे आप प्रॉपर वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं घर पे, और भी एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस होते हैं, टॉवल स्ट्रेचेस होते हैं, कई चीजें एक्सरसाइज हैं जो आप प्रॉपर एक गाइडेंस अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो आपको गाइड कर देगा। ओके ओके। अच्छा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स अपने नियर बाई किसी केमिस्ट के पास चले जाते हैं, और मैं ये वर्ड तो यूज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ नियर बाई किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है, पर वो डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग उसे स्टेरॉइड दे देते हैं। तो क्या स्टेरॉइड से रिलैक्स मिलता है, और ये कितना सक्सेसफुल है और कितना डेंजरस है? स्टेरॉइड आप मुंह से खाने वाला है फिर इंजेक्टेबल्स मतलब जॉइंट के अंदर लगाने वाला? हाँ, कंधे के अंदर लगा। जी जी जी। अब अगर देखिए, पहली बात तो अगर जॉइंट के अंदर अगर इंजेक्शन लग रहा है तो ये कि बहुत ही कोई आप किसी ऐसे आदमी से कर रहे हैं जो नॉन मेडिकल लाइन का है, तो बहुत अनसेफ है। क्योंकि जॉइंट के अंदर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं कि बहुत चांसेस है कि आपको सेप्सिस हो जाए, बहुत चांसेस हैं कि आपको क्या कहते हैं अगर सही से नहीं लगाया गया तो वो फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। उसको सही जगह पे पहुंचाना, सही तरीके से लगाना, सही डोज में लगाना, सही एसेप्सिस को करके लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, स्टेरॉइड का रोल है जब असल में अगर पेन बहुत ज्यादा है और उसके कारण आदमी फिजियोथेरेपी भी नहीं कर रहा है, तो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है और फिजियोथेरेपी को में हेल्प करता है। फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करने में फिजियोथेरेपी को आसान बनाता है, तो वो उसके अंदर हम लगा सकते हैं, हम लगाते भी हैं जी। लेकिन किसी नॉन मेडिको से लगवाना तो बहुत ही रिस्की है, तो ये चीज तो आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। राइट सर। दोस्तों, बीच में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर ने, एक वर्ड यूज किया सेप्सिस। सेप्सिस मतलब कि अगर वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगा तो वो आपके शोल्डर में इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, वहाँ आपके पस पड़ सकता है, और फिर उसका आपको एक अलग से प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट अलग से चलाना पड़ेगा। तो इस अनएथिकल प्रैक्टिस के से थोड़ा बचें, और जो भी एक एजुकेटेड प्रैक्टिशनर हैं जो अपनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनके थ्रू इंजेक्शन लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जैसे एक बार हमने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाया तो वो लगभग कितने दिन तक काम कर जाता है? ये डिपेंड करता है आपकी डिसीज प्रोसेस के ऊपर जी। ज्यादातर लोगों को अगर एक इंजेक्शन लगाते हैं और अगर रिलीफ मिल जाता है तो हम नॉर्मली एक इंजेक्शन ही लगाते हैं और साथ में फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं। ओके। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर प्रॉपर पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम इंजेक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन बाद, फिर हम 15 से 20 दिन बाद जी। अच्छा सर, सर्जरी किस केस में जरूरी हो जाती है? ये सर्जरी उन केसेस के अंदर बनती है जब आपके फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस, प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन, उसके बाद भी हम लोग कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन के अंदर जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह से और इन सब चीज़ों से, तब फिर हम फाइनली हमारे पास फाइनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम आपसे एक तो होता है कि अंडर एनेस्थीसिया मोबिलाइजेशन कर देते हैं, शोल्डर की जो स्टिफनेस है उसको ब्रेक करने के लिए हम एनेस्थीसिया देके पेशेंट को बेहोश करके उसके अंदर हम शोल्डर को मूव कर देते हैं जी जी। एक तो ये होता है इससे एडिशंस वगैरह तोड़ने में फायदा होता है, और दूसरा हम फिर आर्थ्रोस्कोपिकली रिलीज कर सकते हैं, दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिकली रिलीज कर देते हैं, तो एडिशंस होते हैं, तो उससे हमारे फ्रोजन शोल्डर में रिलीफ मिलता है। ओके। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर को मतलब अभी मैं ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पार्ट से बाहर जा करके अब बात करना चाहता हूँ कि
जो पेशेंट है उसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फ्रोजन शोल्डर को ठीक होने में कितना टाइम लगता है। दूसरा, इसका क्या रिकवरी परमानेंट है? एक बार हो गया सही तो उसका दोबारा नहीं होगा? हाँ, दोबारा नहीं होगा। देखिए, गारंटी आज के जमाने में किसी चीज की नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो आपको दोबारा नहीं हो सकता। दोबारा हो सकता है, एक कंधे में हुआ है दूसरे कंधे में भी हो सकता है। लेकिन हम आपको साथ में ये भी बताते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने और क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं कि दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि एक बार आदमी परेशान हो चुका है तो अवेयर है कि अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत लंबे समय तक मुझे परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो हम आपको प्रिकॉशंस बताते हैं आगे फ्यूचर में कैसे लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, क्या क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है, वो सब हम बताते हैं। और वो अगर आप मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप मूवमेंट्स करते हैं, पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी शुगर वगैरह कंट्रोल करके रखते हैं, तो आपको पोस्चर वगैरह सही रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और लगभग अगर एक बार हो गया तो फ्रोजन शोल्डर को रिकवर होने में कितना टाइम लग जाता है? मैंने आपको बताया कि इसका नॉर्मल जो होती है कि 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक, और कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड होता है तो 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। सही होता है। लेकिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेंगे, फिजियोथेरेपी लेंगे, मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर कंसल्टेशन और प्रॉपर कंप्लायंस रखेंगे तो आपका जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं पेशेंट को और डॉक्टर को, दोनों को पूछूंगा मैं। कॉम्प्लिकेशन, हाँ, पेशेंट को तो यही है कि उसके डेली एक्टिविटीज के काम में उसे दिक्कत आती है जी, और पेनफुल रहता है। मूवमेंट्स वगैरह नहीं करने के कारण उसको काफी एक्टिविटीज अपनी हैम्पर हो जाती हैं उसकी। तो खासतौर पर फीमेल्स को साड़ी बांधने में दिक्कत होती है, बाल काटने में बहुत दिक्कतें आती हैं और पेनफुल रहता है। तो यानी कि प्रॉब्लम तो है ही मरीज के लिए। तो आप टाइमली उसको प्रॉपर इंटरवेंशन लें, उसका प्रॉपरली उसको मैनेज करवाएं, फिजियोथेरेपी लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं पेशेंट को? ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन जी, पेशेंट को क्या होते हैं? देखिए, अगर प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है, प्रॉपर आप फिजियोथेरेपी नहीं ले रहे, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे, जो कि ज्यादातर पेन के लिए चलती है, तो उस कंडीशन के अंदर तो ज्यादातर हमने क्या देखा कि फिजियोथेरेपी के अंदर रिस्पॉन्स जब ग्रेजुअली धीरे धीरे आता है तो पेशेंट अपना वो छोड़ देता है, सब्र छोड़ देता है और वो डिसकंटिन्यू कर लेता है, और उसकी कंडीशन और डिटेरियोरेट करके और खराब हो जाती है। तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर फायदा होने के बजाय पेशेंट को नुकसान ज्यादा हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और अगर आपने अगर बिना प्रॉपर किसी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जो स्पेशलिस्ट है इस चीज का, जो कि एडवाइस कर सकता है, आप उसके बजाय किसी और चीज से या फिर कहीं और से आप अपने सोर्सेज से अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई और मेथड अपनाते हैं ट्रीटमेंट का, तो वो सब चीजें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। राइट, ये सब चीजें। दोस्तों, इस चीज के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि अपने आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नसों को खींच के या हाथ को खींच के इस टाइप की चीजों की से करते हैं। ये बहुत डेंजरस है और इस डेंजरस में कभी कभी अपनी बॉडी में इतना नुकसान हो जाता है कि वो परमानेंटली कभी रिकवरी नहीं हो पाता। तो इससे बेहतर ये है कि हम किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जिससे आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन, अब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए कि हमको फ्रोजन शोल्डर ना हो, उसके लिए क्या प्रिवेंशंस रखने चाहिए, क्या अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करनी चाहिए, क्या फूड हैबिट्स में चेंज करनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं हम? अगर आपको शोल्डर्स के प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहले तो एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसके अंदर के शोल्डर के आपके रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह जी, मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह आपको करनी चाहिए। खाना पीना आपका संतुलित आहार होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स वगैरह सब होने चाहिए, विटामिन डी और जो कैल्शियम वगैरह जो इंटेक है नॉर्मली आपके बॉडी के अंदर, वो सब प्रॉपर होना चाहिए जी। पोस्चर वगैरह सही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल या फिर जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा आप मिनिमल एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर मूवमेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, उस कंडीशन के अंदर चांसेस है कि आप कंधे के अंदर स्टिफनेस वगैरह हो जाए। अगर आप सो रहे हैं तो कंधे पे और पेनफुल है तो आप प्रॉपर पिलोज वगैरह के रखें, पोजीशन सही रखें, सही कुशन रखें, इन सब का चीज़ का इस्तेमाल करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब भी आपको कभी प्रॉब्लम महसूस होती है तो अर्ली स्टेजेस पे ही आप डॉक्टर की हेल्प लें। अच्छा सर, एक अभी मेरे को ऐसा लगा, मतलब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि जिन लोगों को सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस होती है
वो तो अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर नहीं सकते, तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि उन लोगों को समटाइम्स चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं। हाँ नहीं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के साथ चक्कर जो आ रहे हैं वो आपको नेक के मूवमेंट्स के कारण आते हैं। जी। आप बहुत एक्सट्रीम में फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं तब आपको प्रॉब्लम आती है। कंधे के मूवमेंट्स करने से आपकी गर्दन के पेन में कोई बहुत, यानी सर्वाइकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन हम सर्वाइकल के अंदर तो बोलते हैं आप नेक मसल्स के साथ साथ शोल्डर की भी आप एक्सरसाइज करें। ओके। तो मसल्स आपके नेक के आसपास का आपका मस्कुलेचर स्ट्रांग होगा तो आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम में आपको रिलीफ देगा। राइट। अच्छा सर, ऑफिस पोस्चर्स का आपने बता ही दिया कि हमको किस तरीके से बैठना चाहिए, बट जो लोग जिम करते हैं उनको अपनी जिमिंग में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिम करते वक्त अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर वार्म अप सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और अगर आप वेट्स अगर उठा रहे हैं, फिर वेट्स का आप कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो आपको ग्रेजुअली अपना बिल्डअप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम वेट्स वगैरह उठाएं और प्रॉपर गाइडेंस वगैरह में करें, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप अनरेगुलेटेड और ज़्यादा अगर आप वजन के साथ करते हैं तो चोट लगने का डर रहता है। ओके। और ये जो टीयर्स होते हैं ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हो के हीलिंग, क्योंकि आप डेली जिम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके एग्रेवेट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर पेन के कारण आप मूवमेंट्स कम करते हैं, वो ग्रेजुअली चल के फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ और कई तरह की प्रॉब्लम, टेंडिनाइटिस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो जिम के लोगों को स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जिम के लोग हुए, डायबिटिक हुए, ये लोग प्रोन टू हैं शोल्डर प्रॉब्लम्स, तो इनको स्पेशल प्रिकॉशन एक्स्ट्रा लेने चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, जो लोग ज्यादा बाइक ड्राइव चलाते हैं, क्या बाइक क्या उनको फ्रोजन शोल्डर होने की पॉसिबिलिटीज होती? इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके। आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसका मैंने आपको बोला ना, आप अपने जॉइंट की, शोल्डर की अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत प्रोलॉन्ग बाइक चलाते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग, यानी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आए दिन चला रहे हैं, मतलब जैसे कुछ मेरे परिचित हैं जो 50-100 किलोमीटर डेली बाइक चलाते हैं। अच्छा, तो क्या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइप की? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, एबनॉर्मल पोस्चर या फिर बिल्कुल एक ही पोस्चर में रखने से दिक्कत हो सकती है। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर आप बहुत बाइक चला रहे हैं तो शोल्डर में हो सकता है, लेकिन मोर प्रोन टू आपको बैक प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अगर आप इतने चला रहे हैं बाइक, और इंडिया के रोड्स का तो आपको मालूम ही हाल, तो बैक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू शोल्डर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको शोल्डर का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, सोने का क्या पोस्चर होना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शोल्डर वगैरह में, तो फिर आप नॉर्मली जिस तरीके से सोते हैं सोएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके कंधे में प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तो आप प्रॉपर सपोर्ट दें। आप अगर करवट ले रहे हैं तो प्रॉपर कुशनिंग होनी चाहिए, पिलो के साथ सोएं। ऐसा नहीं है कि आप उस पर डायरेक्ट प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि वैसे ही पेनफुल है। पेन किसी भी कारण से हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, जैसे वो मैंने आपको डिफरेंट रीजंस बताए, लेकिन आप उसकी पोजिशनिंग सही करें, कुशनिंग सही करें, और फिर ग्रेजुअली आपको यानी कि प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। राइट। अच्छा सर, इसमें सिर्फ मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम केवल यस नो करेंगे जी। क्या शोल्डर पेन में बिल्कुल रेस्ट 100% रेस्ट लेना चाहिए? नो। क्या ऑयल मसाज से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है? नो, टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। क्या एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ता है और ये ठीक हो जाता है, या ठीक हो जाता है? नो, एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ेगा अगर आप अनरेगुलेटेड करेंगे। हमें मूवमेंट्स तो करना ही है, अचीव करना ही है फ्रोजन शोल्डर में, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, लेकिन वो अंडर गाइडेंस। अगर मैं बस कुछ एडवाइस आपसे और लेना चाहूंगा कि अगर किसी को स्टार्टिंग स्टेज में ये महसूस होता है तो उसे सबसे पहले क्या डिसीजन लेना, क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपको शोल्डर में प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप जाके सबसे पहले कंसल्टेट करें आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से। ओके। और फिर उसकी गाइडेंस में उसके सजेशंस है, उसके हिसाब से आप फर्दर। ओके। क्या जो ये फ्रोजन शोल्डर है, ये ऑर्थो के अलावा न्यूरो वाले भी इसको टेक केयर करते हैं, या केवल ऑर्थोपेडिक का सब्जेक्ट है ये तो ऑर्थोपेडिक का है। अच्छा सर, एक अपने दर्शकों को कुछ आप मैसेज देना चाहें तो वो प्लीज मैसेज। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसको आप कभी
कम नहीं आके कि आप ये मत सोचिए कि ये अभी मेरे को दर्द हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, या फिर मैं 5 दिन दर्द की गोली खा लूंगा, ट्यूब लगा लूंगा, सिकाई कर लूंगा, सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी आपका पेन सही नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक में बदल सकती है और आगे चल के लाइफ के जो डेली कोर्स होते हैं और डेली एक्टिविटीज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो टाइम रहते ही आप कंसल्ट करें, डॉक्टर को दिखाएं, अगर ज़रूरत है तो अपनी जांच कराएं और प्रॉपर फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन लें। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमने जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि मोस्टली लोगों को आजकल तो खैर यंगस्टर्स में भी होने लगा है, ये फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन, ये बहुत सारे लोगों की एक समस्या बनते जा रहा है। तो जैसा सर ने कहा, प्रॉपर एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखाएं और वो जो एडवाइस करें, प्लस साथ में प्रॉपर फिजियोथेरेपी लें। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी ऐसी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। इसी के साथ सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।